दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हमारे साथ हैं कार्तिकेय पांडे, केंद्रीय विद्यालय गोपालगंज से, टीजीटी संस्कृत। आज हम जानेंगे संस्कृत विषय के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, सर का इंटरव्यू कैसा हुआ, इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न थे। तो बिना देर करते हुए मैं माइक सर को सौंपता हूं और सर से जानना चाहता हूं सर की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर कार्तिकेय पांडे, आपका बहुत बहुत। धन्यवाद विवेक जी। मैं कार्तिकेय कुमार पांडे टीजीटी संस्कृत केंद्रीय विद्यालय गोपालगंज में कार्यरत हूँ। हम्म। इससे पर पूर्व मैं केंद्रीय विद्यालय गुवाहाटी और केंद्रीय विद्यालय केरल में भी सेवा दे चुका हूँ। हम्म। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है मेरा सर? सामान्य हाँ। परिचय ये है कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा। अच्छा। तदुपरांत एमए करने के लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय गया और हाँ। वहीं पे तैयारी के दौरान ही फिर इस केंद्रीय विद्यालय की सेवा में आ गया। हम्म। उस दौरान मेरी पीएचडी चल रही थी, हम्म। लेकिन तब तक मैं इस विद्यालय को ज्वाइन कर अच्छा, कब कब आपने ज्वाइन किया था संगठन को? 2014 में केंद्रीय विद्यालय संगठन को मैंने ज्वाइन किया। अच्छा सर, आपका इंटरव्यू कहाँ हुआ था? आपका इंटरव्यू इंटरव्यू मेरा ये कहाँ पे? जेएनयू कैंपस में बाबा रंगनाथ मार्ग में है केंद्रीय विद्यालय, उसी केंद्रीय हाँ। विद्यालय में ही हुआ था। उस समय जो इंटरव्यू की प्रक्रिया थी वो सेंट्रलाइज थी। हाँ। पूरे भारतवर्ष की का जितना भी इंटरव्यू होता था एक ही जगह पे हुआ करता था और वो केंद्रीय विद्यालय जेएनयू में ही हुआ करता था। अच्छा। वहीं पे मेरा भी हुआ। हम्म। तो सर, आपके इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, अगर आपको कुछ याद हो तो? निश्चित इंटरव्यू का तो एक ऐसा दौर ही होता है कि हर घटनाएं वह याद रहती हैं, क्योंकि जीवन निर्माण एक तरह से कहा जाए कि मतलब चूंकि नौकरी एक तरह के जीवन का एक अहम पहलू हो गया है, तो इसलिए हम्म। शुरुआत हुई इंटरव्यू में। तो प्रारंभिक तौर पे थोड़ी बहुत जो उत्तेजना होती है, घबराहट होती है, और सब मिश्रित रूप से उसमें रही। लेकिन जब बोर्ड के पास गए अंदर, आपका मोबाइल वो थोड़ा सा हिल रहा है। मोबाइल हिल रहा है अभी भी। आवाज, कुछ हवा की आवाज आ रही है, कुछ हवा हवा। हाँ, चूंकि मैं खिड़की के पास में बैठा हूँ तो इसलिए वहां से हवा भी प्रवेश कर रहा है इसलिए। अच्छा चलिए, फिर हाँ, फिर शुरुआत हुई घबराहट से। तो उस घबराहट के साथ आदमी प्रवेश करता है, प्रवेश किया। ठीक, हाँ। प्रवेश करने के बाद ये एक अच्छी चीज मैंने केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू में देखा। मैं बहुत लोगों से बात भी किया, बहुत लोगों से जानकारी भी ली। उसमें ये होता है कि जो बोर्ड के लोग बैठे होते हैं वह आपको पूरा मौका देते हैं खूब बढ़िया से संभल जाने का, आपको आराम से इजी हो जाने का, आपको ठीक से अपने आप को प्रस्तुत कर लेने का हम्म। पूरा मौका देते हैं। वो सामान्य तौर पर बैठने के लिए बोलते ही हैं, तो बैठने के लिए बोले। प्रारंभिक जो परिचय होता है कि अपने बारे में बताइए, हम्म। तो फिर उसके अपने बारे बाद? में बताने का जो क्रम चलता है वह सामान्य तौर पर व्यक्ति, ज्यादातर लोग तो याद करके ही जाते हैं। हम्म। पूरा डिटेल अच्छे से याद करके जाना है कि हाँ से क्या क्या किया था। हम्म। चूंकि टीजीटी संस्कृत की बात है तो इसमें तीनों स्थिति बन सकती है। अगर वो हिंदी में पूछ रहे हैं तो आप हिंदी में उसका अपना परिचय दें, अगर इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो इंग्लिश में परिचय दें। प्राथमिकता रहेगी कि आप संस्कृत में अपना परिचय दें। अच्छा। परिचय देते समय विशेष ध्यान रखें कि विशेष रूप से आप संस्कृत में अपना परिचय देना प्रारंभ करें। अगर वो रोक रहे कह रहे नहीं हिंदी में दीजिए तो ठीक है, आप हिंदी में दीजिए। हम्म। प्राथमिकता इस बात की रखें कि आप संस्कृत में हम्म। अपना परिचय दें। हम्म। ठीक है। तो अब मेरे साथ सबसे जो प्राथमिक शुरुआत यहीं से हुई कि उन्होंने पूछा कि कार्तिकेय कुमार पांडे, मैंने नाम बताया अपना, तो कहे कि कार्तिकीय इस शब्द का जो अर्थ आ रहा है वही अर्थ कुमार भी दे रहा है। हम्म। कुमार भी कार्तिकीय कहा जाता है और हम्म। कार्तिकीय तो स्वयं कार्तिकीय है। तो दो हम्म। दो नाम रखने की, एक ही व्यक्ति की दो संज्ञाएं रखने की क्या आवश्यकता है? अच्छा। जैसे आपने अपना नाम बताया विवेक विशाल, एक प्रश्न आपसे भी बन सकता है। तो थोड़ी असहज स्थिति में, लेकिन वहां मेरा उत्तर ये था कि नाम देने का काम स्वाभाविक जो हमारी सभ्यता है उसमें हमारे पूर्वज करते हैं, हमारे बड़े लोग करते हैं, हमारे सम्माननीय करते हैं। तो हम्म। मेरे दादाजी के द्वारा यह नामकरण किया हुआ है। अब जो भी वो नामकरण किया उसे सहर्ष मैंने स्वीकार किया। उसमें बहुत विचार करने की आवश्यकता हम्म। नहीं। तो हम्म। इस बात से वो संतुष्ट हुए, बोले हाँ ये उत्तर आपका ठीक है।
फिर उन्होंने तुरंत अगला प्रश्न नाम से ही पूछ लिया कि कार्तिकीय इति शब्दस्य व्युत्पत्तिं वदतु। कार्तिकीय इस शब्द की व्युत्पत्ति बोलिए। अच्छा। अब कार्तिकेय शब्द की व्युत्पत्ति बताई मैंने, कीर्ति पालयति रक्षति यह सह कार्तिकीय। हम्म। फिर? अब कार्तिक शब्द की व्युत्पत्ति बताई। अब उसके बाद धीरे धीरे यह बात पुराणों की तरह पौराणिक होने लगी। अच्छा। अच्छा। अब बात पौराणिक होने लगी तो करना ये था कि अब चूंकि ग्रामर के प्रश्न आ रहे थे बार बार, और मैं जो मेरा एमए में स्पेशलाइजेशन था दर्शन विषय से था, अच्छा। तो मैं चाह रहा था कि मुद्दा छिड़े दर्शन विषय पे, दर्शन पे आए। हाँ। और तो व्याकरण की तरफ जा रहा था। ये व्याकरण की तरफ जा रहा था। सामान्यतः जो इंटरव्यू में एक खास बात ये होती है कि जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो संस्कृत विषय के जो एक्सपर्ट वहां होंगे, वह आपको साहित्य और व्याकरण की तरफ ही ले जाएंगे, विशेषतः व्याकरण की तरफ। हाँ, व्याकरण बहुत जटिल नहीं होगा, सामान्य व्याकरण, सामान्य चीजें पूछेंगे, संधि, समास, प्राथमिक चीजें जो होती हैं एकदम मैंने बेसिक धातु, चीजें, धातु रूप, शब्द रूप, धातु, शब्द रूप इत्यादि चीजें पूछेंगे, बहुत छोटी चीजें जो मैंने 6ठी से 10वीं तक के लिए आवश्यक है। अच्छा। फिर इस क्रम में घूमते घूमते बात आई दर्शन पे, आई दर्शन पे हुई, तमाम बातें हुई, और जब दर्शन पे बात शुरू हो गई तो आत्मविश्वास बहुत ऊपर उठ गया। उछाल मारने लगा। हाँ, मतलब इंटरव्यू आत्मविश्वास आप, दिया गया, सांख्य इंटरव्यू। कारिका पे चर्चा हुई इत्यादि। उसके बाद जो मुख्य उसमें ध्यान रखने की बात क्या है कि प्रश्न वो पूछते हैं तो रुचिरा पुस्तक वहां सामने रखी पड़ी रहती है। अच्छा। मैं बहुत लोगों से पूछा, मेरे समय में तो निश्चित रखी रहती थी, और वहां बोर्ड भी होता है, तो बहुत सारे लोगों को वो कहते हैं, ऑफर करते हैं कि आप बोर्ड पे जाएं और पढ़ाएं। तो उन्होंने मुझसे भी कहा कि पढ़ाइए, तो मैं उठा तैयार हुआ, तो बोले कि नहीं, बोर्ड पे रहने दीजिए, आप बैठे बैठे ही इस एक श्लोक का अर्थ बता दीजिए। कौन सा श्लोक था अगर आपको याद हो? श्लोक को एक बार स्मरण करना पड़ेगा मुझे कि न तो दानेन हस्तम न तो कंकड़ेन, ऐसा करके है, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है, इसमें रुचिरा का ही है। अर्थ उसका यह होता है कि मतलब हाथों की शोभा दान से होती है, कंगन से नहीं। मुख की शोभा वाणी से होती है। इसी प्रकार का एक अर्थ वाला श्लोक है, देखिए स्मरण नहीं हो रहा है, ये आप एकदम से अकस्मात पूछे तो थोड़ा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो फिर व्याकरण पे आते हैं। व्याकरण से आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए? तो नहीं, इस बात को मैं थोड़ा पूरा कर दूं कि अच्छा, अच्छा। यहाँ जब ये पूछे तो इसमें एक मुख्य बात जो ध्यान रखने वाली क्या थी कि अर्थ तो मैं स्पष्ट कर दिया, ठीक। अर्थ जो स्पष्ट करने के बाद उनका एक प्रश्न इससे संबंधित ये आया, उन्होंने तुरंत अगला प्रश्न ये किया, आप ये बताइए कि जब भी हम कोई पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है जी। क्या उद्देश्य है इसमें, क्या छुपा हुआ है, क्या बताना चाह रहे हैं? तो मैंने उन्हें बताया, जो मेरा उत्तर रहा उस समय ये था कि प्रायः पढ़ाते समय ऐसा होता है कि ये जो किशोरावस्था की उम्र के बच्चे होते हैं, और इन बच्चों में सौंदर्य के प्रति ज्यादा लगाव होता है, तो लगाव कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि ज्यादा समय उसी पे खर्च करने लगते हैं। अच्छा। तो इन चीजों के माध्यम से उनको ये समझाया जाए कि आपका ज्ञान, आपकी विशेषता, आपकी वाणी, यही आपकी विशेषताएं हैं, ये शौक श्रृंगार और बहुत ज्यादा यही काम नहीं आएंगे। इस तरह की बातें हुई। इसके बाद आते हैं, आपने पूछा व्याकरण की बात, तो व्याकरण से सामान्यतः आपने जैसा बोला ही धातु रूप, शब्द रूप सामान्य तौर पर पूछ लेंगे, संधि की प्राथमिक कुछ चीजें पूछ लेंगे। जैसे अगर श्लोक आपको पढ़ाने के लिए दिया गया, कोई पाठ दिया गया, उसमें कोई शब्द आया, उसमें कोई एक शब्द उठाएंगे और पूछेंगे इसमें कौन सी संधि है। संधि है तो संधि के बारे में बताइए। अच्छा। तो ऋण संधि है, पूछ लेंगे कि ऋण संधि का सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, अब उसकी व्याख्या भी कर दीजिए सामान्य तौर पर। तो मतलब सारे क्वेश्चंस जो थे वो 6ठी से 10वीं तक के बीच के थे? 6ठी से 10वीं तक के ही रहेंगे, और आपके जो स्पेशलाइजेशन एमए का रहेगा या ग्रेजुएशन का रहेगा, उसमें से जरूर कुछ प्रश्न आएंगे। दर्शन से वो सामने उनके होता है, वो देखते हैं और उससे संबंधित प्रश्न करते हैं। दर्शन से क्या क्या पूछा गया आपसे? दर्शन से
बात चली सबसे पहले ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका पे, तो सांख्य कारिका पे बात चली तो सबसे पहला प्रश्न वही आया कि सांख्य शब्द, हम्म सांख्य तो संख्या, हम्म क्या है संख्या। तो हम्म फिर वही 25 तत्वों के बारे में उस समय बताया मैंने कि 25 जो तत्व है, हम्म पंचविंशति तत्व तत्वज्ञा यत्र कुत्राशमे बसेत, इस हम्म तरह करके एक श्लोक है। तो कि पंचविंशति तत्व के जो है, पंचविंशति तत्वों को जानने वाले जो लोग हैं वह कहीं भी रहे, इस तरह से उनका पूरा डिटेल बताया गया उस समय। हम्म। उसके हम्म। बाद फिर दूसरा प्रश्न क्या, मतलब आउट प्रश्न केवल बताइए, जो जो प्रश्न आपसे पूछे गए, सांख्यिकारी का हो गया और ये प्रश्न तो मुझे स्मरण में नहीं है कि क्या क्या ज्यादातर पूछे गए, लेकिन ज्यादातर प्रश्न मतलब मुझे याद ही है। एक ईश्वर कृष्ण कारिका से प्रश्न हुआ, फिर हम्म ब्रह्मसूत्र की बात आई, हम्म ब्रह्मसूत्र से पूछा गया प्रश्न पहला ही हम्म कि क्या है ब्रह्मसूत्र, उसके बारे में बताइए, उसके बारे में बताया गया। फिर योग पे बात आ गई थी, हम्म। फिर योग की बात आई तो योग पे खूब चर्चा हुई कि क्या है योग का सूत्र बताइए, तो बताया कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो योगश्चित्र वृत्ति निरोध पतंजलि योग। तो उससे पहला भी एक, उससे पहले एक सूत्र आता है कि अथ योगानुशासन। अच्छा जी। तो अथ शब्द की क्या क्या व्याख्या है, तो अब अथ शब्द पे ही वहां पे व्याख्या छिड़ गई। फिर यह अच्छा। यद्यपि यह व्याकरण का भी विषय है, लेकिन हाँ। मेरे शास्त्र का ही विषय एक तरह से है कि हम्म अब उसमें चर्चा छिड़ गई कि अथ शब्द यहाँ क्यों प्रयोग किया गया है, हम्म कि मंगलाचरण क्यों नहीं किए। हम्म चूंकि जो संस्कृत की परंपरा है उसमें ऐसा कहा जाता है कि ग्रंथ आदौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलम आचरणीयम, इत्तेषाम शिष्ट परंपरा, यह शिष्टों की परंपरा है। ग्रंथ के आदि में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण करना चाहिए, लेकिन हम्म, यहाँ तो इन्होंने मंगलाचरण किया नहीं। हाँ। तो अब इसको समझाने के लिए एक श्लोक आता है कि ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा विनर्यातो तस्मान मांगलिका उभौ। हम्म कह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अगर है, एक हम्म व्यक्ति अपने घर से किसी यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहा है और हम्म सामने वाली कोई महिला अपने किसी कार्य के लिए एक बाल्टी पानी भर के लेके जा रही है, हम्म, यद्यपि उसका प्रयोजन इस व्यक्ति की यात्रा को शुभ करना नहीं नहीं। है, हम्म लेकिन दर्शन मात्र से वह शुभ हो हम्म गया। हम्म ठीक उसी प्रकार जो ओंकार शब्द है और अथ शब्द है, इन दो शब्द ये ब्रह्मा के कंठ से निकले हुए हैं, इसलिए स्वाभाविक तौर पे ये मंगलवाची है। अच्छा। इसलिए अथ कहने मात्र से मंगल हो गया, अथ हम्म कहने से मंगल भी हो गया और अथ यहाँ पे प्रारंभ अर्थ में भी हो गया कि अब योग का अनुशासन करते हैं। हम्म। सर जैसे संस्कृत में गद्य होता है, पद्य, सुभाषितानी हो गया। सुभाषितानी, सुभाषित। हाँ, सुभाषितानी को पढ़ाया जाना चाहिए, डेमो है इस बार, डेमो है ना। सुभाषितानी हाँ को डेमो। पढ़ाया जाना चाहिए कि गद्य पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए जिस भी विषय पे आपका बढ़िया पकड़ हो, क्योंकि हम्म अलग अलग संस्कृत में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं, अलग हम्म अलग विधाएं हैं। कोई हम्म संस्कृत में भी कोई साहित्य का विद्यार्थी है, कोई व्याकरण का विद्यार्थी है, कोई दर्शन का विद्यार्थी है, कोई ज्योतिष का विद्यार्थी है, कोई वेद का विद्यार्थी है। तो हम्म उसमें अगर आपको मौका मिल रहा है कि हम्म, आपको अवसर मिल रहा है कि नहीं, आप अपने मन अपने से कुछ अनुसार। पढ़ा सकते हैं, हम्म तो अपने अनुसार अगर आपको कुछ पढ़ाने को मौका मिल रहा है तो आप अपने, जो आपको लगे कि इस पे मैं पूरा विश्वास के साथ पढ़ा सकता हूं, पूर्ण हम्म विश्वास है मुझे, वही विषय पढ़ाइए। लेकिन सरसता की जब बात आएगी, थोड़ा सा रस जिसमें बना बना रहे, जिसमें थोड़ा प्रभावी आज बन पा है, बन पाए सुभाषित। बात, तो हम्म उसके लिए सुभाषितानी पढ़ाना अच्छा रहेगा। हम्म, सुभाषितानी पढ़ाना अच्छा रहेगा अगर सुभाषितानी आप। पढ़ाना अच्छा रहेगा, तो सुभाषितानी कम शब्द रहेंगे, कम हम्म शब्दों में एक श्लोक आप अच्छे से व्याख्या कर पाएंगे। हम्म, जो भी एक पढ़ाने के दौरान का जो प्रक्रियाएं पूरी होती हैं, उस हाँ पूरी प्रक्रिया का पालन भी आप कर सकते हैं उसमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मुझे एक चीज और बताइए कि एक प्रश्न हो सकता है कि आज के आधुनिक युग में संस्कृत जो है वो पीछे होते जा रहा है, जैसे क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और संस्कृत जो है वो देववाणी है। तो इस यंत्रों के जमाने में इस देववाणी को कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, एक प्रश्न आ सकता है, तो इसका क्या उत्तर होगा। बहुत सुंदर प्रश्न है, और इस प्रश्न के लिए बहुत सारा काम हो भी रहा है यद्यपि, लेकिन इसके लिए जरूरत यही है कि जो भी संस्कृत पढ़ने जानने वाले लोग हैं, हम्म उस संस्कृत को सिर्फ देव भाषा मान करके हम्म बैठे ना रहे।
वर्तमान से उसको जोड़ने का पूरा प्रयास करें। हम्म कैसे? एक उदाहरण हो सकता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन होता है, तो ज्योतिष विज्ञान सम्मेलन किया जाता है। हम्म तो ज्योतिष में ऐसी बातें जो कही गई हैं उनको विज्ञान के प्रयोगशाला पे करके देखा जाता है अच्छा। कि क्या यह सही है हम्म या गलत है। आपने अगर जैसे सही है तो अच्छी हम्म बात है। आपने जैसे एक बात कही कि बहुत सारी चीजें अभी संस्कृत में हो रही हैं संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, तो एस्पिरेंट से मैं ये कहना चाहूंगा कि संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए जो भी चीजें घटित हो रही हैं या जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम ला रही है, कोई भी प्रोजेक्ट ला रही है, कोई भी योजना ला रही है, उस पर भी विशेष ध्यान देंगे कि क्या योजनाएं चल रही हैं। एक आध योजनाएं अगर आपको याद हो, पता हो तो आप शेयर करें। योजनाओं में जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं मैं अगर, तो हाँ एक सीवीएस खुला है, हाँ। सेंटर फॉर वैदिक साइंस, अच्छा वैदिक विज्ञान केंद्र। अच्छा। और उस वैदिक विज्ञान केंद्र में पूरी योजनाएं चल रही हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जितने भी विभाग हैं, उस हाँ विभाग के जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने हाँ। भी प्रोफेसर हैं, चाहे वो आईआईटी के हों, एग्रीकल्चर साइंस के हों, हम्म वेदों में वर्णित जो जिन जिन बातों का वर्णन है वेदों में, उन सबको उनको बुलाया जाता है, बैठाया जाता है और उसको व्यवहारिक तौर पे देखा जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है, कितने प्रामाणिक हैं यहाँ, हम्म कितने नहीं है। और वो हम्म। प्रामाणिकता लगातार सिद्ध होती जा रही है। अच्छा। तो जैसे हाँ। वेदों से बात आई, तो क्या आपसे वेद उपनिषद या फिर वो पाणिनि का जो सूत्र है, वो है वट, जो मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, पाणिनि सूत्र, क्या उससे पूछा जा गया आपसे या फिर पूछा जा सकता है? माहेश्वर से तो वही पूछ सकते हैं। माहेश्वर सूत्र क्या है कि सबसे बेसिक, मैं स्टार्टिंग में ही कहा कि बेसिक चीजें पूछते हैं। माहेश्वर सूत्र सबसे बेसिक है, हम्म यद्यपि संपूर्ण व्याकरण शास्त्र इसी पे आधारित है, लेकिन हम्म ये बेसिक, हम्म। तो माहेश्वर सूत्र तो पूछ ही सकते हैं अच्छा। तो निश्चित तौर पर। व्याकरण हो गया, साहित्य हो गया, दर्शन हो गया, इसमें दर्शन, आप एस्पिरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि किस पर फोकस करें? आपने स्पेशलाइजेशन, मान लीजिए किसी का ज्योतिष हो, तो वो कैसे क्या करेगा? ज्योतिष पे है तो अपने विषय पे पकड़ अच्छे से रखें। हम्म छठी से लेकर आठवीं तक की पुस्तक रुचिरा जरूर खरीद लें। हम्म। खरीद के उसको एक बार सरसरी निगाह से देख लें। अच्छा। देखने के साथ साथ, मैं शुरुआत में ही बताया, जो हम्म ग्रामर की जो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, महाभाष्य इत्यादि में पहुंचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो छोटी, जैसे सही संधि है, समास है, हम्म या धातु रूप है, शब्द रूप है, प्राथमिक जो चीजें हैं वो जरूर उसे अच्छे से देख लें। और आत्मविश्वास के साथ पढ़ाएं। आत्मविश्वास की तो सबसे अधिक आवश्यकता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो लोगो है, उसमें एक सूत्र वाक्य लिखा है, तत्त्वम पूषण अपावृणो। तत्सव तत्व भूषण अपावृणु। तो इसकी उत्पत्ति और इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, अगर इसके बारे में थोड़ा बताएं, प्रकाश हाँ, डालें तो ये अच्छा पूरा होगा। जो श्लोक है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितामुखम हम्म तत्वम पूषण अपाम दृढ़ु सत्य धर्माय दृष्टये। हम्म पूषण से कह रहे हैं पूषण देवता, हम्म तत्वम पूषण अपावृणु, अ पूषण, अब क्या करिए, उसको हटाइए। हम्म तो अब क्या हटाइए, किसको हटाइए, इसको समझने के लिए पूरे श्लोक को देखना होगा कि हिरण्यमयेन पात्रेण हम्म सत्यस्यापि हितामुखम। हिरण्यमय पात्र से सत्य क्या है, ढका हुआ है, सत्य का मुख ढका हुआ है। अपूषण तत्वम, तत् इसलिए तत्, तब, अपूषण अपामृणु हटाइए, हम्म सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य और हम्म। धर्म के दर्शन के लिए, जिससे मैं सत्य और धर्म का दर्शन कर सकूं, इसलिए ऐसा। तो वो हिरण्यमयी पात्र मतलब सोना? हाँ, सोने अर्थ में ही है हाँ, सोने के अर्थ में। यहाँ। सोना उस अर्थ में, लेकिन मतलब यहाँ पे जो सांसारिक चीजें हैं कि सांसारिकता से जो दबा पड़ा हुआ है, तो यहाँ हाँ एक शिक्षक की भूमिका की भी बात आ जाती है। हाँ एक शिक्षक का काम यही है कि, हाँ हाँ बोला जाता है ना कि वो विवेकानंद का वो कोट है कि हाँ। बालक की सारी शक्तियां उसके अंदर निहित हैं, तो अंतर्निहित क्या पूर्णता करना है हमें, के बस अभिव्यक्ति उसे जैसे। प्रक्षालित करना है, साफ सुथरा कर देना है, धुलना है, पोछना है, बस अपने आप वो चमक जाएंगी। वही हिरण्यमय पात्र को हटा देना है कि वो जो बच्चे हैं कोमल सुकोमल वो उस सत्य का दर्शन कर सकें। सही बात है। तो हमने बात कर ली सुभाषितानी पे, व्याकरण पे, दर्शन पे, और लॉजिक, लॉजिक का भी कुछ रोल है? लॉजिक का बहुत ज्यादा प्रश्न, ऐसा तो मैं प्रायः मेरे समय में जो इंटरव्यू हुआ था
मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बातचीत किया और पूछा, तो लॉजिक वाला ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं आया। लेकिन हाँ, उस बात में जो उनकी अपेक्षा थी, जो मैं पहला श्लोक बोला था, वो श्लोक जो मैं आपको सुना नहीं पाया, कि जिसमें कि कंकड़ की विशेषता होती है दान की नहीं, दान की विशेषता होती है, ऐसा जो उसमें वो उनका जो मैं उत्तर दिया कि इन बच्चों को समझाया जाएगा कि ये कंगन पहन के आना, ये कई सारे बालों को कई सारे अलग अलग रंगों में रंगवाना, बड़े बड़े नाखून रख लेना, ये आपकी विशेषता नहीं हो सकती। इस बात से थोड़ा सा मुझे वो लोग प्रभावित दिखे, उनका चेहरा प्रभावित दिखा, और वो ढूंढ रहे थे, ऐसा एक्सपेक्टेशन थी उनकी। तो जब कुछ भी आप पढ़ा रहे होते हैं तो उसका व्यवहारिक पक्ष को जानने का कोशिश करेंगे। अगर व्यवहारिक पक्ष आप सही से रख रहे हैं, सही से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे यह प्रभावित करने वाला विषय होगा। तभी जाकर तत्व हम पूषण पावरिणु हो पाएगा, क्योंकि जो भी सत्य ढका हुआ है उस सत्य को आप उजागर कर पाएंगे। अंत में सर, आप जाते जाते कुछ पंक्तियां या कुछ बताना चाहेंगे जो एस्पिरेंट्स को डेमो के लिए, या फिर उनके जो उनको ध्यान रखना चाहिए संस्कृत विषय को लेकर के? तो जो पहला और सबसे मूल मंत्र है, प्रायः सभी लोग कहते हैं कि खूब आत्मविश्वास के साथ जाइए, मुस्कुराते चेहरे के साथ जाइए, क्योंकि कुछ भी जीवन में अंतिम नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक बात तो खूब उत्साह के साथ जाइए, खूब बढ़िया से, जो प्रश्न पूछा जाए उसे खूब आत्मविश्वास के साथ उत्तर दीजिए। आता है दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो विनम्रता के साथ उसको मना करिए, गोल गोल घुमाने की कोशिश नहीं की जाए। और प्रायः एक जो मैं सुझाव दूंगा, क्योंकि जो भी उस सिलेक्शन लिस्ट में आए हुए लोग हैं, जिन लोगों से मेरी बातचीत रही और होती भी है, प्रायः उन्होंने ऐसा इंटरव्यू के दौरान एक स्ट्रेटजी जरूर अपनाया। 80% लोगों ने जो उनका स्पेशलाइजेशन है उस विषय पे घूम कर आने का प्रयास उन्होंने किया, आए, उस पे बोले और उसका फायदा उनको मिला। मतलब ये कि आप अपना इंटरव्यू जो है, अपने इंट्रोडक्शन के अलावा इस तरह से ले चलें कि क्रॉस क्वेश्चन आपके मजबूत पक्ष की तरफ आते जाएं। ये मजबूत पक्ष हो, क्योंकि संस्कृत में अलग अलग विधाएं हैं, हर विधा का कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता। जैसे आपने कहा कि ज्योतिष का विद्यार्थी हो तो सामान्य व्याकरण तो जानता होगा, सामान्य हो, लेकिन हो सकता है कि व्याकरण में कुछ ऐसी बात आ जाए जो उसकी जानकारी में ना हो। कहने के लिए सामान्य है लेकिन वो जानकारी में ना हो। इस स्थिति में अच्छा, एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा। केंद्रीय विद्यालय में जो प्रार्थना होती है, तो शुरू में जो संस्कृत की प्रार्थना होती है, क्या उस पर भी प्रश्न आ सकते हैं कि क्या क्या प्रार्थना होती है, उसका अर्थ क्या है? चूंकि केंद्रीय विद्यालय से जुड़ने जा रहे हैं और केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू के दौरान ऐसी उम्मीद की जाती है कि केंद्रीय विद्यालय के पूरे पक्ष के बारे में आप जानें, केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में, इनके विद्यालयों के बारे में, इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में ऐसी उम्मीद की जाती है कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो निश्चित ही है कि ये भी जानकारी होनी चाहिए कि प्रार्थना इत्यादि क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या है। तो प्रश्न आ सकते हैं, इसके लिए मना नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह माने आवश्यक विषय नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं बता पा रहे हैं या नहीं कुछ कह पा रहे हैं तो, लेकिन चूंकि बात छिड़ गई है, अगर जो भी देखने वाले लोग हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अभी से इस चीज की तैयारी कर लें, अपने आप को मजबूत रखें, तैयार रखें। अब बातों को हम समाप्ति की तरफ ले जाते हैं। अंतिम में कोई संस्कृत के श्लोक के साथ उत्साहवर्धन करिए, तब ताकि विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ा रहे। श्लोक नहीं, मंत्र का एक अंश बोल दे रहा हूं। स्वस्ति ते पंथानः। जो भी इस चैनल को देखने वाले लोग हैं, जो इसके श्रोता हैं, दर्शक हैं, जो इस विषय से लाभ लेना चाहते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त हो, उनका मार्ग स्वस्ति से पूर्ण हो, मंगल कामना करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं तो सफलता को प्राप्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए। और आगे भी संस्कृत से जुड़ी जो भी क्वेरीज होंगी, क्वेश्चंस होंगे, सर आपसे जुड़े रहेंगे। कमेंट्स में आप बताते जाइएगा और सर उसका जवाब देंगे। बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। चरैवेति चरैवेति।